नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वाली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा कंप्यूटर का जो T20 टेस्ट सीरीज या 2020 टेस्ट सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसकी क्लास नंबर आज 12 है। ठीक है दोस्तों, इस 12 नंबर क्लास में हम बातचीत कर रहे हैं कि कैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज्यादा महंगा मामला नहीं है, केवल सस्ता सा जुगाड़ है। 100 पेपर आपको मिलेंगे और रुपए लगेंगे 199 रुपए। यानी कंप्लीट कंप्यूटर फंडामेंटल की टेस्ट सीरीज के लिए आपको इतना तो खर्च करना ही पड़ेगा। अभी मैं टॉपिक वाइज बिल्कुल नहीं चल रहा हूं, थोड़े दिन में हम टॉपिक वाइज भी इस मामले को शुरू कर देंगे ताकि आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आता है, उसके कोर्स, टेस्ट सीरीज, कंटेंट, सब चीजें आप लोगों के लिए उपलब्ध है, जिसे आप हमारी एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर एकलव्य कंप्यूटर ऐप आप डाउनलोड करेंगे, सारी चीजें वहां पर आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी, या मैं कहूं मिल जाएगी। चलिए, पहला प्रश्न अपन बातचीत करके निकाल रहे हैं। बोलिए क्या लिखा हुआ है। www.google.co.in निम्नलिखित में से क्या है। अब पहले सुनो, google.co.in आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं google.com। दोस्तों, भारत के लिए गूगल ने एक सब डोमेन बना रखा है जिसे हम google.co.in के नाम से जानते हैं। हम google.com लिखेंगे तब भी भारत के केस में google.co.in ही खुलेगा। इसका मतलब ये क्या है, सर्च इंजन है। google.co.in या google.com एक सर्च इंजन है। आप सर्च इंजन के साथ साथ बोल सकते हो ये एक प्रकार का क्या है, वेबसाइट है। ठीक है मेरी बात। ब्राउजर नहीं है, इंटरनेट क्लाउड नहीं है, सोशल नेटवर्किंग साइट तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं और बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, देखिएगा, पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। कंप्यूटर के 5 मूल ऑपरेशंस क्रियान्वित करता है। इनपुट। अब देखो पीसी में क्या होता है, पहला काम इनपुट का होता है। इनपुट के बाद दूसरा किसका होता है, प्रोसेसिंग का होता है। तीसरा किसका होता है, आउटपुट का होता है। ये 3 सिंपल स्टेप है, इन पर कंप्यूटर काम करता है। आउटपुट के बाद उस आउटपुट को आप क्या कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं, और उस पूरे सिस्टम को आप अपने तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। एक सिस्टम के 5 महत्वपूर्ण फंक्शन या ऑपरेशन होते हैं। पहला इनपुट होता है, दूसरा प्रोसेसिंग होता है, तीसरा आउटपुट होता है, चौथा स्टोरेज होता है, और 5वां कौन सा होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, प्रोसेस बन जाएगा। ठीक है, यानी 5 जो महत्वपूर्ण कार्य है उसमें एक कार्य कौन सा है, प्रोसेस भी है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 के बाद तीसरे पर। अच्छा प्रश्न है, जवाब आपको देना है, ढूंढना है। ALU का पूरा नाम क्या है। अगर आपसे पूछा जाए, जो सिस्टम यूनिट होता है, प्रोसेस यूनिट होता है, उसके 3 भाग होते हैं। उसमें पहला नाम होता है ALU। वास्तव में इस ALU को हम बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है LU और दूसरा होता है AU। LU जो काम करता है वो लॉजिकल काम करता है, कंपेयर करना, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। AU होता है, इसे बोलते हैं लॉजिक अरिथमेटिक यूनिट। ये कौन से काम करता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड वाले काम करता है। ठीक है, चलिए यहां से कहानी को आगे ले जाते हैं। तो फुल फॉर्म बताया इसने, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, चलिए किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशन कहां प्रोसेस किए जाते हैं। अब बताओ, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में क्या सभी ऑपरेशन मदरबोर्ड में प्रोसेस किए जाते हैं क्या, नहीं। एक हार्डवेयर होता है जो सभी डिवाइसेस के बीच में संचार का काम करता है। आपसे कोई पूछे कि हार्ड डिस्क और रैम को कैसे जोड़ेंगे, तो आप कहेंगे मदरबोर्ड की सहायता से जोड़ेंगे। मेमोरी आपकी टेम्परेरी होती है, रैम भी एक प्रकार की मेमोरी होती है। प्रोसेस करने के लिए CPU चाहिए,
या आप सीपीयू की जगह दूसरा जो वर्ड यूज कर सकते हो उस वर्ड का नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर सीपीयू की जगह तो दूसरा वर्ड आप यूज कर सकते हो, उसे आप क्या कहेंगे, माइक्रो प्रोसेसर कहेंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। किसी कंप्यूटर सिस्टम, ये हो गया। रोम का पूरा नाम क्या है दोस्तों? अगर रोम की बात करेंगे तो रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। आंसर क्या आएगा? 3 नंबर। रोम एक प्रकार का क्या होता है? हार्डवेयर होता है। क्या होता है? हार्डवेयर, जो किसके साथ इस्तेमाल में लिया जाता है, तो आप कहेंगे ये माइक्रो प्रोसेसर के साथ काम में लिया जाता है। रोम एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? रोम एक प्रकार की कौन सी मेमोरी होती है? स्थायी यानी परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है, चलिए 5 के बाद चलते हैं 6 नंबर पे। क्या कह रहा है प्रश्न? बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग कौन सा है? देखो, ये प्रिंटर नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, माउस नहीं है, ALU, सिंपल भाषा में कहूं ALU, CU और MU, ये तीनों के तीनों इसके भाग होते हैं। यानी सीपीयू के 3 भाग होते हैं, ALU, CU और मेमोरी। तो आंसर क्या आएगा इसका? 4 नंबर, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बाद में चलते हैं 7वें पर। देखो 7वां प्रश्न भी बहुत शानदार है। गूगल क्रोम में डाउनलोड पेज को नए टैब में खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? भाई साहब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप डाउनलोड का ब्लॉक खोलना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ J का उपयोग किया जाता है। आप गूगल क्रोम चला रहे हैं, आपने बहुत सारी फाइल डाउनलोड कर ली और आप अब उन्हें देखना चाहते हैं कि वो कहां पर है, तो उसका डाउनलोड का जो फोल्डर डायरेक्ट खोलना है उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल के साथ में J होती है। प्रश्न संख्या 8 पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। URL में L का पूरा नाम क्या होता है? देखो मैं लिख रहा हूं https://www.eklavya.computer.com। ये हमारी वेबसाइट है। ये वेबसाइट का क्या है? पता। पता मतलब ये वेबसाइट का क्या है? एड्रेस। इस पते या एड्रेस को हम किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे सर ये पता या जो एड्रेस होता है उसे URL कहा जाता है। तो सीधा सा आंसर क्या होगा कि ये URL है। अच्छा, URL का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफॉर्म, अगला वर्ड कौन सा है? रिसोर्स, और अगला वर्ड कौन सा है? लोकेटर। तो URL का पूरा नाम क्या होता है? तो आप बताएंगे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो आप यहां से आंसर क्या देंगे? 1 नंबर दे देंगे। चलिए 8 क्या कह रहा है प्रश्न? देख लीजिए, जवाब देंगे। EEPROM में पहले E का पूर्ण रूप क्या है? EEPROM यानी रोम जो होता है, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, पहला प्रकार होता है उसका PROM, दूसरा प्रकार होता है उसका EPROM और तीसरा प्रकार होता है उसका डबल EPROM। यानी रोम प्रैक्टिकली 3 प्रकार की होती है, पहला PROM, दूसरा EPROM, तीसरा होता है EEPROM। इसे प्रैक्टिकली हम क्या कहेंगे? इसे कहते हैं प्रोग्रामेबल। क्या कहते हैं? प्रोग्रामेबल। इसे कहते हैं इरेजेबल, इरेजेबल PROM। इसे कहते हैं इरेजे प्रोग्रामेबल रोम। इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखो कहीं पर लिखा हुआ है क्या? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या करवा रहा हूं ये देख लीजिए। ये जो हमारी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की बुक है, कंप्यूटर एक परिचय, इसके प्रश्नों का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवा रहा हूं। इस सॉल्यूशन की कड़ी में अगर हम आपसे बात करें तो मॉडल पेपर नंबर हमारा
4 प्रैक्टिकली ये चल रहा है। इन 4 मॉडल पेपर का हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 हुआ है, ठीक है, और आंसर क्या होगा इसका 1 हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। हमने 20-20 प्रश्नों का पूरा सेट तैयार किया है। अगला क्या कह रहा है, प्रश्न देख लीजिए, बात कर लीजिए, फिर जवाब देना। MICR स्कैनर का उदाहरण है। अब देखो, MICR स्कैनर खालिस्तान का उदाहरण है। आउटपुट डिवाइस नहीं है, सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, सीधा सीधा पता है इनपुट डिवाइस है। कहां पर काम आता है, तो आप कहेंगे सर बैंक में ये क्या करता है, बैंक में चेक को क्या करता है, स्कैन करता है। बैंक में जो चेक होते हैं उन्हें स्कैन करने का काम इसके द्वारा ही किया जाता है। चलो एक और बात मुझे बातों बातों में बता दो, जो चेक नंबर होते हैं वो कितने डिजिट के या कितने अंकों के होते हैं, तो आप कहेंगे सर चेक नंबर 6 डिजिट के होते हैं। ठीक है मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, बताओ। इसमें कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी है, पेन ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव है, लेकिन डी रोम या डी रैम नहीं है। ये आपका कौन सा स्टोरेज है? प्राइमरी है। यानी वास्तव में जो रैम होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है एस रैम और दूसरी होती है आपकी डी रैम। एस का मतलब होता है स्टैटिक रैम और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम। प्रश्न संख्या हमारा 12 पढ़िए, अच्छा है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। कई बार हमारे साथ क्या होता है, जब कोई बड़ा प्रश्न आता है तो हम उसे पढ़ ही नहीं पाते हैं। चलिए कोई, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की पारंपरिक सेमीकंडक्टर मेमोरी आमतौर पर रैम है, जिससे अतिरिक्त तुलना में सर्किट होता है, जो एकल क्लॉक साइकिल में एक सर्च एकल क्लॉक को पूरा करने में सक्षम बनाता है। चलो एक बार इसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। Which of the following is the type of conventional semiconductor memory, usually RAM, that has additional comparison circuit that enable single search complete in single clock cycle? इसमें ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सिंगल साइकिल में आपके उस सर्च को क्या कर देती है, कंप्लीट कर देती है। देखो एक सिंपल भाषा में कह रहा हूं, सुनिएगा, बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये ऐसे कह रहा है कि रैम जैसा ही कोई काम करे और जो एक सिंगल क्लॉक में आपके डेटा को प्रोसेस करके दे दे। तो दोस्तों रैम के जैसा काम करने वाली जो रैम होगी उसे अपन एक और नाम से जान सकते हैं, वो कौन सी होगी? एसोसिएट मेमोरी हो जाएगी। आंसर इसका सीधा सीधा 4 हो जाएगा। सबसे पुराना स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा है? अगर सबसे पुराना स्प्रेडशीट प्रोग्राम की बात करें, एक्सेल प्रोग्राम की बात करें, रो कॉलम वाले प्रोग्राम की बात करें, तो आंसर आएगा VC कैल्सी। लगभग बात है 1979 में। ये डोस में काम में लिया गया था, ये आपका मैक ओएस में काम में लिया गया था, ये आपका विंडोज में काम में लिया गया था। आंसर आएगा इसका VC कैल्सी। प्रश्न, MS एक्सेल 2019 में वर्तमान में चुनी हुई सेल का पता दिखाया जाता है। देखो फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स, स्टेटस बार, टाइटल बार। आप स्क्रीन को देखेंगे एक्सेल की तो सबसे ऊपर ही ऊपर टाइटल बार होती है, उसके बाद मेन्यू बार होती है, उसके बाद फॉर्मूला बार होती है, नीचे नीचे स्टेटस बार होती है, फिर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, फिर वर्टिकल स्क्रॉल बार, ऐसे स्क्रीन होती है। तो आप इस वाले बॉक्स को देखेंगे, ये फॉर्मूला बार का ये वाला हिस्सा नेम बॉक्स होता है, ठीक है मेरी बात, और ये वाला हिस्सा कौन सा होता है? फॉर्मूला बार। जो भी आपने फॉर्मूला लिखा है, कंटेंट लिखा है, अगर उसकी बात करोगे तो फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। आप बात कर रहे हो एड्रेस कहां पर दिखाई देगा, तो आप सिंपल भाषा में कहेंगे जिस भी सेल पर आपने क्लिक कर रखा है उससे हम एक्टिव सेल कहते हैं, और किसी भी एक्टिव सेल का जो एड्रेस हम लोगों को दिखाई देता है वो देता है नेम बॉक्स में। आगे चलते 15 नंबर पे, क्या कह रहा है प्रश्न, देख लीजिएगा, बात कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? कौन सा एक जैसा मेल नहीं खा रहा है? इंपैक्ट प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर्स, ठीक है ये।
लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। देखो अगर मैं कहूं ये वाला मेल नहीं खा रहा है, जो इंकजेट प्रिंटर होता है वो आपका नॉन इंपैक्ट होता है। कैसा होता है? नॉन इंपैक्ट होता है। ये ठीक है, ये भी ठीक है। आंसर आएगा 15 का 4 नंबर। वेरी गुड। चलिएगा प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ जाते। बताइए 16 नंबर प्रश्न आपसे क्या बात कर रहा है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? डिजिटाइजर एक आउटपुट युक्ति है। डिजिटाइजर एक आउटपुट युक्ति है। 16 नंबर की बात कर रहा हूं मैं। और दूसरा कह रहा है एक बैंक चेक पर आप पहले से छपे MICR अक्सर पा सकते हैं। ठीक है। ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, माउस की तरह पॉइंटिंग युक्ति है। ये भी ठीक है। OCR का अभिप्राय ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ठीक है। डिजिटाइजर एक आउटपुट नहीं है, ये कौन सा है? इनपुट है। डिजिटाइजर को एक और नाम से जानते हैं, वो क्या होता है? तो आप कहोगे ग्राफिक टैबलेट। डिजिटाइजर को हम किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे डिजिटाइजर एक ग्राफिक्स टैबलेट होता है। 17 नंबर पे नेटवर्क टोपोलॉजी के संदर्भ में निम्न का मिलान कीजिए। जब भी हम कंप्यूटर को फिजिकली कनेक्ट करते हैं, यानी एक डिवाइस से दूसरा डिवाइस जुड़ता है, एक मशीन से दूसरी मशीन जुड़ती है नेटवर्क में, उससे हम टोपोलॉजी का नाम देते हैं। टोपोलॉजी होती है, जनरल भाषा में कहूं तो एक बस टोपोलॉजी होती है, एक आपकी स्टार टोपोलॉजी होती है, एक आपकी रिंग टोपोलॉजी होती है, एक आपकी ट्री टोपोलॉजी होती है, एक आपकी मैश या हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है। ठीक है। तो अगर सिंपल भाषा में बात करूं, बस टोपोलॉजी में क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? स्टार टोपोलॉजी में एक हब होता है। बस टोपोलॉजी को मल्टी पॉइंट कनेक्शन कहते हैं। मैश टोपोलॉजी में बल्क वायरिंग होती है। देखो बस में एक सिंगल केबल से सभी डिवाइसेस ऐसे कनेक्ट होते हैं तो मल्टी पॉइंट हो गई। स्टार में एक हब होता है, उससे सभी कंप्यूटर जुड़ते हैं। और मैश में ABCD को जोड़ने के लिए ऐसे इस प्रकार से हम कनेक्शन का यूज करते हैं। तो इसमें बल्क केबल या वायरिंग की जरूरत पड़ती है। इस हिसाब से पहले के साथ में दूसरा, ठीक है, और B के साथ में तीसरा और C के साथ में पहला, ये आंसर हो जाएगा इसका। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रश्न संख्या 18 करिए भाई। ये मिलान करने वाले प्रश्नों में आपको सोचना तो पड़ेगा, आसानी से मिलान नहीं होता है। कंट्रोल प्लस P, कंट्रोल प्लस H, L प्लस 18 नंबर में कंट्रोल प्लस P प्रिंट करने के लिए ये इसके साथ सेट ही नहीं हुआ, कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया होगा, तो प्रश्न ये गलत है, इसे काट दीजिए, कोई बात नहीं। विचार कीजिए। नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल का उपयोग होता है, ठीक है। आई लव यू एक मालवेयर का उदाहरण, ठीक है। क्यूकिल एक मालवेयर नहीं है, क्योंकि क्यूकिल एक प्रकार का क्या है, एंटीवायरस है। लास्ट प्रश्न आज के दिन का, विचार करना है। MS एक्सेस एक RDBMS है। RDBMS का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आउटलुक एक ईमेल क्लाइंट है। माइक्रोसॉफ्ट ने आउटलुक को एक ईमेल क्लाइंट के रूप में बना रखा है। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। एक्सेल एक DBMS नहीं है। एक्सेल में डेटाबेस नहीं बनाया जा सकता है। DBMS का मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। RDBMS का मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसमें रिलेशनशिप बनाई जा सकती है, वो RDBMS होता है, ठीक है। चलिए बस
अगर आप कंप्यूटर की किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये पुस्तक आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करें। अगर आपने पहले से कर रखा है तो दोस्तों तक इस बात को पहुंचा दें। कोई भी ऑनलाइन कोर्स जो कंप्यूटर से संबंधित है लेने के लिए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। थैंक यू।